बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह पाक तेरी नेमतों का लाख लाख शुक्र है। इस दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं कि देखने वाले सभी खैरियत से और अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। आज की स्टोरी का नाम है अज़ीम बोस। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी का मुख्तसर खुलासा ये है कि जराइम पेशा अफराद, जराइम पेशा जो ग्रोह हैं, उनकी आपस में लड़ाई और आपस में तनाव और आपस में ऊंच नीच की ये स्टोरी है। और कैसे एक नौजवान जिसका नाम ज़ायद मुरफ अज़ीम बोस होता है, वो इस ग्रोह का हिस्सा बनता है और कैसे इस ग्रोह का बॉस बनता है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है। स्टोरी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी है। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको एक और अहम और ज़रूरी बात बताता चलूँ। इस स्टोरी का हकीकत से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये महज एक फ़र्ज़ी और ख़याली कहानी है। इसमें जो नाम है, जो किरदार है, जो जगह का नाम है और जो वाक़यात हैं, वो बिल्कुल फ़र्ज़ी और ख़याली हैं। उनका हकीकत के साथ दूर दूर कोई ताल्लुक़ नहीं। किसी भी शख्स, ज़िंदा मुर्दा शख्स के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़याली कहानी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आज की पहली एपिसोड में आपको सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा आलीशान घर होता है जी। उस घर में अज़ीम बोस रह रहा होता है। अज़ीम बोस खाने की टेबल पे खाना शुरू करने ही वाला होता है कि अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजती है। वो मोबाइल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ उसका बहुत ही करीबी दोस्त मुरसल होता है। मुरसल उसको कहता है कि अज़ीम भाई, जिस बात का डर था वही हुआ है। असले की खेप आज रात को शहर में आ रही है और बहुत बड़ी खेप आ रही है जिससे तबाही का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अज़ीम बोस जैसे ही ये सुनता है वो उसको बोलता है कि अभी मुझे मेरे ऑफ़िस में आकर मिलो और जितने भी हमारे दूसरे दोस्त हैं उन सबको भी बुलाओ। मुरसल उसको बोलता है ठीक है। फ़ोन बंद कर देता है और अज़ीम बोस वहाँ से उठता है। जैसे ही वो टेबल पर उठता है, उसकी बीवी उसको बोलती है कि क्या हुआ, खैरियत तो है, आप अचानक ऐसे क्यों जा रहे हैं? वो कहता है बस एक छोटी सी परेशानी है, आकर बताता हूँ। वो घर से बाहर निकलता है और ड्राइवर को बोलता है गाड़ी तैयार करो, हमने जाना है ऑफ़िस। जैसे ही वो ड्राइवर को कहता है, उसके दूसरे जो मुलाजिम होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, वो भी साथ चलने के तैयार होते हैं। तो वो अपने बॉडीगार्ड को कहता है बस एक आदमी मेरे साथ आएगा, बाकी सब इधर घर में ही रहो। वो गाड़ी में बैठता है, गाड़ी में बैठकर वो रवाना हो जाता है। उधर मुरसल फ़ोन पर किसी से बात करता है और कहता है तैयार रहो, अज़ीम बोस घर से निकल चुका है। जैसे ही वो रास्ते में मिले तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अज़ीम बोस गाड़ी में रास्ते में जा रहा होता है कि पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला गुज़रकर उससे आगे निकलता है। एक मोटरसाइकिल वाला उसकी दाईं तरफ हो जाता है, एक मोटरसाइकिल वाला और पीछे से आता है। इसी तरह वो मोटरसाइकिल वाला उसकी बाईं तरफ आ जाता है। एक मोटरसाइकिल वाला और पीछे से आता है। चार मोटरसाइकिल पर दो दो आदमी सवार होते हैं और एक आदमी सबसे आगे, एक आदमी दाईं तरफ और एक आदमी बाईं तरफ और एक आदमी मोटरसाइकिल वाला उसके पीछे होता है। जब गाड़ी के आगे अचानक ही वो मोटरसाइकिल वाला आता है तो गार्ड कहता है कि सर ज़रूर कुछ ख़तरा है। जैसे ही वो इतनी बात करता है, जो सबसे पहले मोटरसाइकिल वाला गाड़ी के आगे होता है, वो गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल खड़ी करता है। जो ही वो मोटरसाइकिल खड़ी करता है, साथ दाएं बाएं वाले मोटरसाइकिल और पीछे वाले मोटरसाइकिल वाले भी अचानक अपनी अपनी बंदूकें निकाल कर तो चारों तरफ से हमला कर देते हैं। गोलियों की बौछार अज़ीम बोस की गाड़ी पे होना शुरू हो जाती है। गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं, हर तरफ से गोलियों की बौछार होती है। गाड़ी में बैठा हुआ उसका गार्ड और ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो जाते हैं। अज़ीम बोस पर भी बेतहाशा गोलियां चलाई जाती हैं। गोलियां चलाकर मोटरसाइकिल वाले वहां से फ़रार हो जाते हैं। मोटरसाइकिल सवार में से एक शख्स
जीम बोस के करीबी दोस्त मुरसल को फ़ोन करके कहता है सर आपका काम हो गया है। जैसे ही मुरसल को ये पता चलता है कि वो बहुत ही गहरा हंसता है और फ़ोन करके एक और जगह पर फ़ोन करके कहता है जीम बोस का काम तमाम हो गया है, अब वो हमें तंग नहीं करेगा। वहाँ पर दूसरी तरफ जीम बोस के जो ग्रोह के दूसरे लोग होते हैं और उसके करीबी साथी और जो बॉडीगार्ड होते हैं, उनको जब खबर होती है कि बोस पर हमला हुआ है, जीम बोस को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। उसके ग्रोह के दूसरे लोग और बॉडीगार्ड वगैरह और उसकी बीवी भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ऑपरेशन थिएटर में जीम बोस को ले जाया जाता है। उसका करीबी साथी और उसका बॉडीगार्ड हामिद डॉक्टर से पूछता है कि जीम भाई की कैसी कंडीशन है। तो डॉक्टर बोलते हैं गोलियां काफ़ी ज़्यादा लगी हैं और खून भी बहुत ज़्यादा बह गया है। अभी हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। अभी कुछ भी कहना नामुमकिन है। जीम बोस की बेगम बहुत ही ज़्यादा रोती है और गम से निढाल होती है। वो सब ये बातें कर रही होती हैं तो अंदर से एक नर्स आती है और वो डॉक्टर को कहती है कि जीम बोस कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर अंदर जाता है और अंदर जाके उनसे बात करने की कोशिश करता है और उनको कहता है अभी प्लीज़ आप मत बोले, आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप बात कर सकें। लेकिन जीम बोस इसरार करता है और मुश्किल से 2 लफ्ज़ कह पाता है कि मेरी बेगम को अंदर बुलाओ। डॉक्टर फ़ौरन नर्स को भेजता है कि जीम बोस की बेगम को अंदर बुलाया जाए। जैसे ही उनकी बेगम अंदर आती है तो जीम बोस मुश्किल से कहता है कि मेरे बेटे को बाहर से बुलाओ, बहुत ज़रूरी है, उसको अभी बोलो वापस आए। इतना कहता है तो जीम बोस की हालत और ख़राब हो जाती है। डॉक्टर कहता है बस सर, आप इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते, आपकी कंडीशन पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा है। वो जीम बोस की बेगम को बोलता है मैडम आप बाहर चले जाएं, हम बस ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं। जीम बोस की हालत बहुत ही नाजुक होती है। उसकी बेगम बाहर आ जाती है और बाहर आके जीम बोस के सबसे ख़ास आदमी हामिद को कहती है कि जीम के बेटे और मेरे बेटे को फ़ोन करो कि वो फ़ौरन पाकिस्तान पहुँचे। हामिद जीम बोस के बेटे, जिसका नाम एंगी होता है, एंगी 20-25 साल का एक नौजवान होता है जो बाहर के मुल्क में तालीम हासिल कर रहा होता है, उसको फ़ोन करता है और फ़ोन पर यह ख़बर दी जाती है कि आपके बाबा पर कातलाना हमला हुआ है और वो आपको याद कर रहे हैं कि फ़ौरन पाकिस्तान पहुँचें। इतना फ़ोन पर पैगाम पहुंचाकर फ़ोन बंद कर दिया जाता है। हामिद का फ़ोन जैसे ही बंद होता है, हॉस्पिटल में जीम बोस का सबसे करीबी साथी और पुराना दोस्त मुरसल भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मुरसल हॉस्पिटल पहुंचकर जीम बोस की बेगम के साथ अफसोस करता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है कि जीम भाई पर कातलाना हमला हुआ है और मैं हैरत में भी हूँ कि इतनी जुर्रत किसकी है इस शहर में जो जीम बोस पर हमला कर सके। साथ ही वो हामिद को कहता है कि तुम लोग कहाँ थे, तुम लोग जीम बोस के साथ क्यों नहीं थे। हामिद मुरसल को कहता है कि जीम बोस ने ख़ुद ही हमें मना किया था कि उनके साथ कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ़ एक गार्ड को अपने साथ वो लेकर गए थे और हमें वो बता के गए थे कि मुरसल के पास ऑफ़िस में सब लोग जमा हो रहे हैं। मुरसल उनको कहता हाँ मैंने ही उनको फ़ोन पर बताया था। इतनी सब बातें हो रही होती हैं तो मुरसल कहता है अब जीम बोस की हालत कैसी है। हामिद उसको बताता है कि जीम बोस अभी ख़तरे में है, डॉक्टर बता रहे हैं अभी कुछ भी कहना कब्ज़ वक्त है, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। उधर जब जीम बोस के बेटे एंगी को ये ख़बर दी जाती है कि उसके बाप पर कातलाना हमला हुआ है और उसका बाप उसे याद कर रहा है कि फ़ौरन पाकिस्तान आए, तो वो उसी वक्त जो पहली फ़्लाइट होती है उस फ़्लाइट से वतन वापस आ जाता है। वतन वापस आकर वो हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है।
हॉस्पिटल का रुख करता है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो अपनी मां से मिलता है जो गम से निढाल होती है, और हामिद और दूसरे साथियों से कहता है कि ऐसे कैसे हो गया। वो भी बताते हैं कि अभी हमें कोई खबर नहीं कि किसने हमला किया है। वो अब अपनी माँ के साथ लिपट कर अपनी माँ को दिलासा दे रहा होता है कि सब्र करें, कुछ नहीं होगा बाबा को। अब बाबा की कंडीशन कैसी है तो उसकी माँ बताती है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन तो कर दिया है और गोलियां भी जिस्म से निकाल दी हैं, लेकिन अभी उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी डॉक्टर उनको बहुत ही सीरियस कंडीशन में होने का बता रहे हैं। उनका बेटा एंगी कहता है डॉक्टर से कि क्या मैं अपने बाबा से मिल सकता हूँ, क्या उनसे बात कर सकता हूँ। तो डॉक्टर कहता है बस कुछ ही बात कीजिएगा, उनसे ज़्यादा बोला नहीं जाएगा। एंगी डॉक्टर को हाँ में जवाब देता, हाँ मैं बस कुछ ही बात करूँगा उनसे, और अपने बाप के रूम में चला जाता है। एंगी ज़ीम्बोस के कमरे में पहुंचता है। कमरे में पहुंचकर देखता है कि ज़ीम्बोस को ऑक्सीजन लगी हुई है और वो वेंटिलेटर पर है और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे ही वो बाबा के पास पहुंचकर बाबा के हाथ पर अपना हाथ रखता है तो ज़ीम्बोस आंखें खोलता है। ज़ीम्बोस जैसे ही आंखें खोलता है, एंगी कहता है बाबा मैं आ गया हूँ आपके पास, कुछ नहीं होगा, आप बस हिम्मत रखिएगा। उसका बाप उसको इशारा करता है कि मेरे मुंह से ऑक्सीजन का मास्क उतारे। एंगी ऑक्सीजन का मास्क थोड़ा सा नीचे उतारता है तो ज़ीम्बोस मुश्किल से कहता है बेटा मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। एंगी कहता है जी बाबा बोले, मैं सुन रहा हूँ। ज़ीम्बोस कहता है शहर में बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंसानी जानों का नुकसान होने वाला है। तुम्हें ये नुकसान, ये इंसानी जानों का ज़िया रोकना होगा, इस तबाही को रोकना होगा। कुछ लोग हैं जो इस शहर को तबाह करना चाहते हैं। एंगी उसको कहता है बाबा आप फ़िक्र मत करें, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा। आप फ़िक्र मत करें बाबा, मैं सब संभाल लूँगा। ज़ीम्बोस दर्द की वजह से कुछ और कहना चाहता है लेकिन उससे कहा नहीं जाता। उतने में नर्स कमरे में आ जाती है और कहती है अरे आप ये क्या कर रहे हैं, इनके मुंह से आपने ऑक्सीजन मास्क क्यों उतारा है, अभी इनकी हालत बहुत नाजुक है, प्लीज़ आप बाहर जाएं और इनको ज़्यादा बोलने मत दें। एंगी ऑक्सीजन का मास्क दोबारा ज़ीम्बोस के मुंह पर चढ़ाता है और कहता है बाबा आप आराम करें, मैं इधर ही हूँ, आप फ़िक्र मत करें, मैं शहर को कुछ नहीं होने दूँगा, ना ये शहर तबाह होगा और ना ही हमारे लोगों को कुछ होगा, आप मत फ़िक्र करें। उधर दूसरी तरफ शहर का एक और माफिया जिसका नाम बिल्ला ग्रुप होता है, वो मुरसल को फ़ोन करते हैं और फ़ोन कर कहते हैं कि ज़ीम्बोस का काम तमाम हुआ कि नहीं। मुरसल उसको कहता है कि अभी तक ज़ीम्बोस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर कुछ भी नहीं कह रहे। बिल्ला उसको कहता है कोई बात नहीं, हमारे रास्ते का कांटा था ज़ीम्बोस जो हमारे रास्ते से हट गया है, अब हम असले की खेप बआसानी शहर में ला सकते हैं। मुरसल भी उसको कहता है हाँ अभी हमें कोई ख़तरा नहीं और ना हमें कोई रोकने वाला है, अभी जो असले की खेप है वो शहर में ज़रूर आएगी। एंगी हामिद के पास आता है जो ज़ीम्बोस का सबसे करीबी साथी और सबसे ज़्यादा राज़दार होता है। वो हामिद को कहता है बाबा कोई बात कर रहे थे कि शहर में असले की बहुत बड़ी खेप आने वाली है और शहर में बहुत ज़्यादा तबाही होने वाली है, मुझे तुमसे बात करनी है। हामिद उसके साथ एक तरफ हो जाता है। हामिद कहता है जी एंगी भाई, ज़ीम्बोस बिल्कुल ठीक कह रहे थे,
शहर में बहुत बड़े असले की खेप आ रही है समंदर के रास्ते से, जिससे बहुत बड़ा शहर में इंतशार और फितना फसाद फैलाया जाएगा, जिससे बहुत लोगों की जानों को नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा ज़िंदगियां अपने जानों से हाथ धो बैठेंगी, जिससे शहर में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हामिद एंगी को कहता है अगर वो असले की खेप शहर में आ गई तो इंसानी जानों का भी बहुत ज़्यादा ज़िया होगा और शहर में भी आग लग जाएगी, इतना इंतशार फैलेगा, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। एंगी उसको बोलता है ये असले की खेप शहर में कौन लेके आ रहा है। हामिद उसको बोलता है ये बिल्ला ग्रुप और उसके साथ कुछ दूसरे जो ग्रोह हैं वो असले की खेप ये शहर में लेके आ रहे हैं। हामिद एंगी को बताता है कि जब आपके बाबा को ये बात पता चली कि असले की बहुत बड़ी खेप बिल्ला ग्रुप और उसके साथ जो दूसरे ग्रुप हैं वो शहर में ला रहे हैं और शहर में बहुत बड़ी तबाही फैलाएंगे, तो आपके बाबा उनके सामने खड़े हो गए और बिल्ला ग्रुप को धमकी दी कि वो किसी सूरत ये असले की खेप शहर में नहीं लाने देंगे और ना ही किसी बेगुनाह की जान जाएगी और ना ही शहर में कोई इंतशार फैलाया जाएगा। पहले तो बिल्ला ग्रुप इस बात को मान गया, लेकिन वो जानता था कि जब तक ज़ीम बॉस है और वो बहुत ही ताकतवर है तो बिल्ला ग्रुप और उसके साथ जो दूसरे शहर में ग्रुप हैं वो ज़ीम बॉस के सामने कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे तो यही लगता है कि ज़ीम बॉस पर ये जो हमला हुआ है ये बिल्ला ग्रुप ने ही करवाया है। बिल्ला ग्रुप के साथ और शहर के जो छोटे छोटे ग्रुप हैं वो भी मिले हुए हैं, क्योंकि अकेले बिल्ला ग्रुप की इतनी ताकत नहीं कि वो इतना बड़ा रिस्क ले सके, क्योंकि इस खेप को शहर में लाने के लिए बहुत सी ताकतें ऐसी हैं मुल्क दुश्मन जो बहुत सारे पैसे की ऑफ़र करती हैं और बहुत सारा पैसा बिल्ला ग्रुप को मिलेगा, जिसकी वजह से ये खेप को शहर में लाया जा रहा है और इंतशार फैलाएगा। हामिद कहता है मुझे सिर्फ़ अभी बाबा की फ़िक्र है, बाबा जब तक कुछ बेहतर नहीं हो जाते उसके बाद इस मामले को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की ये मुख्तसर सी एपिसोड आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। एपिसोड अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दूसरी एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए हसन रज़ा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।